हेलो स्टूडेंट्स, हम ये जो लेसन है इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप इससे पहले का लेसन 2 वीडियोस आ चुके हैं आपके पास, आप उसमें ये स्टडी कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है माउंटेन रीजन। हम एडेप्टेशन कर रहे हैं इस लेसन की। तो माउंटेन रीजन की एडेप्टेशन करने के लिए पहले हमें माउंटेन रीजन को समझना ज़रूरी है कि माउंटेन रीजन क्या होता है। तो माउंटेन रीजन जो होता है उसका मतलब है कि जो पहाड़ वाली जगह होती हैं, पहाड़ वाले एरिया होते हैं, उनको माउंटेन रीजन कहते हैं। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये जो हैबिटेट होते हैं ये बहुत कोल्ड होते हैं और ये विंडी होते हैं। विंडी का मतलब है कि वहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं और कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी होती है। तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हीं की शेप वैसी होती है जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगर आप कभी माउंटेन रीजन पर गए होंगे तो आपको इस तरह के पेड़ दिखाई दे होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है ये उसकी एडेप्टेशन है। These trees are normally cone shaped and have sloping branches, यानी कि इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, मीन्स नीचे की ओर झुकी हुई रहती हैं। और इनका जो शेप होता है वो कोन शेप का होता है। कोन यानी कि जो आइसक्रीम की कोन होती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि ये जो शेप है ये बिल्कुल कोन शेप है। द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। इनकी जो लीव्स होती हैं वो लगभग नीडल जैसी होती हैं। कुछ पेड़ों की तो बिल्कुल ही नीडल जैसी होती हैं। बाकी जो पेड़ होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। इसका फ़ायदा ये है कि जो नीडल लीव्स हैं और कोन शेप है, इन दोनों के कारण ही जो रेन वाटर है और जो स्नो है वो इनके ऊपर नहीं रुकेगा, वो आसानी से नीचे गिर जाएंगे, जिससे पत्तों की जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी और पत्ते डैमेज भी नहीं होंगे। आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बता रखी है कुछ एनिमल्स की एडेप्टेशन। तो एनिमल्स में आप 3 तरह के एनिमल यहाँ पर देख रहे हैं। एक ये बैफेलो है, बी वाला, ए वाला जो है वो स्नो लिपर्ड है और सी वाला जो है वो याक है। तो ये तीनों ही एनिमल्स के जो स्किन है आप देख रहे हैं, किसी पे फर है, किसी पे बड़े बाल हैं या फिर फर जैसी जो स्किन है वो दिखाई दे रही है। तो उन्हीं को बता रहे हैं कि दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम कोल्ड, कि उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है या फिर उन पर फर होता है ताकि वो ठंड से बच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म। याक के जो बड़े बाल होते हैं उनको ठंड से बचाते हैं, उनको गर्म रखते हैं। स्नो लिपर्ड्स हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो लिपर्ड है उनकी बॉडी पर थिक फर होता है जो उनको ठंड से बचाता है और ये फर उनकी टोस यानी कि पैरों की उंगलियों पर भी होते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। जब ये बर्फ़ पर चलता है तो यही जो फर है इनको ठंड से बचा कर रखती है। इसके अलावा एक माउंटेन गोट का बताया है कि माउंटेन गोट जो होती हैं उनके स्ट्रॉन्ग होर्स होते हैं। आपने पैर के जो एनिमल्स होते हैं उनके खुर देखे होंगे, खुरों को ही होर्स कहते हैं। उनके खुर काफ़ी नुकीले होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो रोकी सरफेस पर भाग सकें। उसके बाद है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं उनके यहाँ पर 2 डायग्राम दिए हुए हैं। एक लायन दिखा रखा है और दूसरा डियर दिखा रखा है। ये दोनों ही ग्रासलैंड में पाए जाते हैं क्योंकि जो डियर है वो हर्बीवोरस है, घास खाता है, और जो लायन है वो कार्निवोरस है। उसको पता है कि यहाँ पर घास खाने वाले काफ़ी एनिमल मिलेंगे, इसलिए वो भी ग्रासलैंड में ही रहता है। तो ये दोनों एनिमल्स को देखने पर हमें पता चलता है कि जो लायन है उसकी आंखें तो बिल्कुल सामने हैं और जो डियर है उसकी आंखें साइडों में हैं। तो ये किस तरीके से इन एनिमल्स की हेल्प करते हैं, तो उनमें हम सबसे पहले लायन का पढ़ रहे हैं। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज।
कि जो लायन है उसके पैरों में, फ्रंट के पैरों में लंबे लंबे पंजे होते हैं जो कि उनकी उंगलियों में छिपे रहते हैं। तो ये किस तरीके से मदद करते हैं आगे बताया है इन्होंने, देखो आप। ये इनका सरवाइव करने में मदद करते हैं, शिकार करने में मदद करते हैं। आगे बताया है कि इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड वेट इट हंट्स फॉर प्रे। प्रे क्या है? प्रे ये उस एनिमल का नाम है, नाम तो नहीं है, उस एनिमल को कहते हैं जिनको लायन मारकर खा जाते हैं। तो ये जो लायन है इनकी बॉडी ब्राउन कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर की, जिससे ये सूखी घास में आसानी से छिप सकते हैं। कब छिपते हैं ये? जब ये अपने प्रे को मारते हैं। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलो इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। इनकी जो आँखें बिल्कुल सामने होती हैं तो ये मदद करती हैं कि इनका जो प्रे है वो कितनी दूरी पर इनसे है, एग्जैक्ट देखने में मदद करती है। उसके बाद डियर का बताया है। डियर भी ग्रासलैंड में ही रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिससे ये फॉरेस्ट में हार्ड प्लांट को भी आसानी से चबा सकता है। उसके बाद आगे है, जो मार्क की हुई लाइनें हैं वही इम्पोर्टेंट है, मैं वही पढ़ा रही हूँ। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। इनके लंबे कान होते हैं ताकि प्रेडेटर की थोड़ी सी भी मूवमेंट को ये सुन सकें। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। इनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं, साइडों में, मीन्स फेस के साइड में होती हैं, ताकि ये दोनों तरफ से देखकर अपने डेंजर को पहचान लें और बच सकें। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। जो स्पीड है एनिमल की, यानी कि भागने की जो स्पीड है वो डियर की काफ़ी तेज़ है ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सके, भाग सके। उसके बाद है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मीनिंग है कि पानी में रहने वाले प्लांट या एनिमल। तो एनिमल की हम एडेप्टेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रीमलाइन शेप बताया था हमने, फिश की एडेप्टेशन पढ़ी थी। अब यहाँ पर कुछ और एनिमल की एडेप्टेशन के बारे में बताया है। ये कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं लेकिन उनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। दे स्टे डीपर इन द ओशियन। ये समुद्र में गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और वहाँ पर ये कोई भी एनिमल इनकी तरफ जाता है तो उनको पकड़कर मार देते हैं, खा लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। जब ये पानी में तैरते हैं तो उस समय इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. इसके साथ साथ इनमें गिल्स भी होते हैं जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेने में मदद करते हैं। There are some sea animals like dolphin and whales. डॉल्फिन एंड व्हेल्स के बारे में बताया है कि उनके जो हैं वो गिल्स नहीं होते, फिर भी वो पानी में रहते हैं, तो फिर वो ब्रीथ कैसे करते हैं? तो उसके लिए देख लो आप। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल और ब्लो होल। वो ब्लो होल यानी कि नोस्ट्रिल, उनके नाक के जो छेद हैं उन्हीं को कहा है, उनकी मदद से ही सांस लेते हैं। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, जो उनके सिर के ऊपर वाले हिस्से पर होते हैं। दीज अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और वो जब सरफेस ऑफ वाटर पर तैरते हैं तो वो अपना जो सिर है वो बाहर रखते हैं और ब्लो होल की मदद से रेस्पिरेट करते रहते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो पानी में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। तो यहाँ पर व्हेल या डॉल्फिन की दो एडेप्टेशन हो गई। एक तो हो गई कि उनके ब्लो होल जो हैं वो अपर पार्ट्स पर हैं, हेड पर, और दूसरा जो है वो हो गई कि उनको लंबे समय तक
विदाउट ब्रीदिंग पानी में रह सकते हैं। उसके बाद है पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स के यहाँ पर डायग्राम दिए हैं, और डायग्राम में आपको बताया गया है कि अगर आपने किसी पॉन्ड या लेक्स के जो पौधे हैं अगर नहीं देखे हों तो आप आसपास जाकर ये देख सकते हैं। इनमें कुछ पौधे तो पानी के अंदर बिल्कुल डूबे रहते हैं, जिनको हम सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं, और कुछ पानी पर तैरते रहते हैं, और कुछ जो हैं वो पानी के आधे अंदर और आधे बाहर रहते हैं। तो हम डिटेल से पढ़ते हैं इनको। इन एक्वेटिक प्लांट रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो एक्वेटिक प्लांट की रूट हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करती, बल्कि वो केवल प्लांट को होल्ड करने का काम करती है। उसके बाद है द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो स्टेम है इन पौधों का वो खोखला होता है, होलो मीन्स खोखला, लाइट इन वेट होता है और साइज़ में लंबा होता है। उसके बाद इनकी जो लीव्स और फ्लावर हैं वो पानी पर तैरते रहते हैं। उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट की एडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सम एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। ऐसे पौधों की जो लीव्स हैं वो रिबन लाइक होती हैं, नैरो होती हैं। इससे क्या फ़ायदा है? दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। ये पानी में मुड़ सकती हैं, बहते हुए पानी में मुड़ जाएंगी, टूटेंगी नहीं। इन सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। कुछ सबमर्ज्ड प्लांट यानी कि पानी में डूबे हुए पौधों की पत्तियाँ तो इतनी बारीक होती हैं, हाईली डिवाइडेड होती हैं, मीन्स उनके एक हिस्से के कई हिस्से हो चुके होते हैं। हाईली डिवाइडेड उसी को कहते हैं, जिससे फ्लोइंग वाटर इनमें से आसानी से पास हो जाता है बिना इनको डैमेज किए। उसके बाद फ्रॉग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने प्लांट्स की बात की, तो पानी में रहने वाला एक और एनिमल है फ्रॉग, जो कि लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो वो कैसे रहता है उसके लिए एडेप्टेशन बताई हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम टू लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उनकी पीछे वाली टांगें काफ़ी लंबी होती हैं जो उनको छलांग लगाने में मदद करते हैं। लीपिंग का अर्थ है छलांग लगाना। दे हैव वेब्ड फिट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मीनिंग है कि जिनके पैरों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में जाली बनी हुई होती है, जिसको हम वेब्ड फिट कहते हैं। उसके बाद है कि हर्बेरियम के बारे में बताया है। अगला जो टॉपिक है आपका पैराग्राफ है, उसमें यही बताया है कि आपने इतने सारे प्लांट और एनिमल्स पढ़े, लेकिन फिर भी आप सभी प्लांट और एनिमल के बारे में नहीं जान सकते। इसके लिए आप एक हर्बेरियम तैयार कर सकते हो। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक फाइल होती है जिसमें हम प्लांट को ड्राई करके चिपकाकर उनकी कलेक्शन करते हैं। When you prepared a herbarium as part of suggested activity in chapter 7, imagine the kind of variety that you could see in herbarium of leaves, plants or all region of the earth. तो हर्बेरियम में आप अलग अलग तरह के प्लांट अलग अलग जगह से काफ़ी कलेक्ट कर सकते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पर कुछ एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। हम ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। आप पढ़ सकते हैं इस लेसन को, लेकिन सिर्फ काम की बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन देख रहे हैं, ट्रीज, क्रीपर, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नैक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम, मॉस एंड मे बी ओनली सम। ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में आप ये सभी तरह की चीज़ें देखते हैं। फॉरेस्ट में ट्री, क्रीपर, स्मॉल और बिग एनिमल, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो ये आपको एडेप्टेशन समझने में मदद करते हैं लेसन की। उसके बाद है
यहाँ कुछ हम एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया है जो आपका क्वेश्चन भी है, दो एग्जाम्पल बताए हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करती हैं। तो क्या आप इनको क्या समझेंगे, लिविंग समझेंगे कि नॉन लिविंग समझेंगे? जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ए कार और ए बस कैन मूव स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, कि वो चल सकते हैं फिर भी हम उनको नॉन लिविंग मांगते हैं। प्लांट एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई आल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज, कि प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं लेकिन कई बार हम बादल को आकाश में बढ़ते हुए देखते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग? तो क्या आप समझते हैं कि जो क्लाउड हैं वो लिविंग है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? तो क्या ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हैं किसी भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग साबित करने के लिए? तो इसके लिए हम कुछ और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जो कि लिविंग में ही होती हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। सबसे पहली वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जैसा कि हम सबको पता है कि जितने भी एनिमल हैं, प्लांट हैं, उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है टू प्रोवाइड एनर्जी। वी हैव आल्सो लर्नड दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के कारण अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड, और प्लांट और एनिमल पर हम डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। क्यों है ज़रूरी खाना, उसके लिए बताया। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड देम, कि खाना जो है वो ज़रूरी है हमारी ग्रो करने के लिए, और इसके अलावा जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको पूरा करने के लिए हम खाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं? तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग का। छोटा सा बच्चा है, फिर वो ग्रो करके थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और ग्रो हुआ, और लास्ट में वो एक पूरा अडल्ट बन जाता है, ह्यूमन बीइंग बन जाता है। इसी तरीके से आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर चिक का दिया है कि चिक जो है वो एग से निकलता है तो वो छोटा होता है, और उसके बाद जो है वो बड़ा जो है वो हैन या कॉक जो भी है वो बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो साइज में ग्रो करते हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स में ये कॉमन होता है। उसके बाद है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? रेस्पायर का मीनिंग है सांस लेना, ब्रीदिंग करना। तो सांस लेना क्यों ज़रूरी है? तो सांस लेना क्यों ज़रूरी है उसके लिए आपको बताया है कि जितने भी एनिमल हैं वो सभी एनर्जी प्राप्त करने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है। फूड ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए हमने कुछ लाइनें मार्क की हैं यहाँ पर। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर वी ब्रीद इन। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, कहाँ से? हवा से। एंड यूज्ड इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में ये यूज हो जाती है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हम बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम ब्रीद करते हैं ये एनिमल भी ऐसे ही ब्रीद करते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स। अगर आपको इनका रेस्पिरेशन देखना है तो जब ये रेस्ट कर रहे हो तो इनके जो स्टमक का जो एब्डोमेन का मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए ज़रूरी है। रेस्पिरेशन इन necessary for all living organism. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it takes. उसके बाद कुछ और एनिमल्स के बारे में बताया है कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर।
द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू द टीनी पोर्स इन दैम एंड यूज ऑक्सीजन। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पौधे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो बेटा फोटोसिंथेसिस के समय लेते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। उसके बाद है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या सभी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए? स्टिमुलाई को समझने के लिए आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न, किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर अचानक आपका पैर आ जाए जब आप नंगे पैर चल रहे होते हैं तो क्या होता है? यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ए ब्राइट सनलाइट, कई बार तुम डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में आ जाते हो तो क्या होता है? योर आइज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू चेंज ब्राइट, कि आपकी आँखें अचानक से बंद हो जाएंगी और वो अपने आप को एडजस्ट करेंगी जब तक कि हम ब्राइट लाइट के लिए हमारी आँखें तैयार नहीं हो जाएं। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस हमने पढ़े कि हमारा जो फेवरेट फूड है वो, या फिर जो काटा है वो, या फिर जो सनलाइट है वो सारे जो चेंजेस हैं जो सराउंडिंग में हो रहे हैं, जिनके कारण हम रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे चेंजेस को हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो यहाँ से आप स्टिमुलाई की डेफिनेशन कर सकते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। उसके बाद बताया है कि कुछ और एनिमल्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे खाने के लिए बताया है कि जब हम एनिमल्स को खाना देते हैं तो उनके बिहेवियर में जो चेंज हम देखते हैं वो भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स है। जैसे खाना जो हो गया स्टिमुलाई हो गया उनका, और जो उनका रिस्पॉन्स हो गया वो हम देखते हैं उनके बिहेवियर में। इसी तरीके से जो कॉकरोचेस हैं, जब किचन की लाइट ऑन की जाती है रात को तो वो छिपने के लिए भाग जाते हैं, तो जो लाइट है वो उनके लिए स्टिमुलाई हो गया। इसी तरीके से एक प्लांट है मिमोजा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टच मी नॉट, हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं, वो भी स्टिमुलाई हमारे स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स देता है। जब हम उसको छूते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद एक्टिविटी 4 में आपको बताया है कि आप एक पोटेड प्लांट लें, यानी कि गमले में लगा हुआ पौधा लें, और उसको हम ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आकर किसी विंडो से सनलाइट आती हो, तो उस विंडो के पास उसको रख दें और काफ़ी दिनों तक उसको उसके पास रखें, लगातार उसको पानी दें। तो आप देखेंगे कि उसकी जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं वो उस डायरेक्शन में मुड़ गई हैं जिस डायरेक्शन में विंडो थी। तो ये जो है ये इसका सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्ड है। उसके बाद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मीनिंग होता है कि जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। हमें पता है कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता, उसमें से कुछ वेस्ट भी होता है, तो उसको बाहर निकालना होता है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस आल्सो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। यानी कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट हैं उनसे छुटकारा पाना ही एक्सक्रीशन है। उसके बाद ये अगले पैराग्राफ में बताए हैं क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, तो उसमें यस आएगा इसका आंसर कि कुछ प्लांट में वेस्ट जो है वो एक्सक्रीशन की फॉर्म में बाहर निकलता है, लेकिन उसका एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन जैसा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। जो आप प्लांट में ग्लू देखते हैं, गोंद, वो भी एक एक्सक्रीशन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, तो उसका आंसर यस रहेगा कि सभी ऑर्गेनिज्म जितने, चाहे कोई छोटा बैक्टीरिया हो, बड़ा इंसेक्ट हो,
डॉग हो, कैट हो, बफेलो हो, कोई भी हो, सभी जो हैं वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें आप एग्स देख सकते हैं, बर्ड्स जो है वो एग प्रोड्यूस करता है, डॉग पपीज़ का जो कैट है वो किटन प्रोड्यूस करती है, बफेलो और जो काऊ होती है उनके अपने बच्चे होते हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसे। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। उसके बाद है प्लांट के बारे में बताया है कि प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड। तो आप कोई भी जो सीड लेते हैं अगर उसको ग्रो करवाएंगे तो वो बिल्कुल उसी प्लांट जैसा ग्रो करेगा जिसका सीड हम लेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 5 में बताया है कि रोज़ या मेहंदी की प्लांट की ब्रांच को अगर हम सॉइल में लगाकर रेगुलरली उसको पानी दें तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद उनकी रूट डेवलप हो जाएंगी और इस तरीके से भी पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सभी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? तो हमें पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करते। हमें पिछले चैप्टर में मूवमेंट का लेसन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हम जो है वो मूव करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। वो एक ही जगह पर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वाटर और मिनरल हैं वो मूव करते हैं। इसके अलावा वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर देख सकते हैं हम। कार और बस का एग्जाम्पल हम पहले ही ले चुके हैं। तो जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं में एक और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट लिविंग बीइंग डाई, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा एक दिन, चाहे वो पेड़ हो, एनिमल हो, छोटे ऑर्गेनिज्म हो, वो उसकी जो एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है दे विल डाई। उसके बाद लास्ट में वैसे कोई ख़ास बात है नहीं इसमें, तो लास्ट में ब्रीफ में बताया है कि जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल नीड फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, सोर, मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बताया कार, बाईसाइकिल, क्लॉक एंड वाटर इन द रिवर मूव, द मून मूव्स इन स्काई, द क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics? अगर ये सारे और जो चीज़ें हमने एग्जाम्पल दिए हैं अगर ये दूसरी करेक्टरिस्टिक्स भी दिखाते हैं तो हम इनको लिविंग मानेंगे, नहीं तो इनको नॉन लिविंग मानेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी करके बताया है आपको कि कुछ जो सीड हैं जैसे बाज़ार में बिकते हैं वो उसी कंडीशन में रहते हैं तो वो वहाँ तो ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर उसी सीड को हम प्लांट ग्रो करवाएं, सॉइल में वाटर दें उसको, तो वो एक बड़ा पौधा बन जाता है। तो उसके बाद उन्होंने बताया डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द सो फॉर मैनी मंथ्स। तो वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करता? तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि उसी कंडीशन में ये ग्रो करेगा, नहीं तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लाइफ जो है वो किस तरीके से जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को अडेप्ट करके और एनवायरनमेंट में रहने के लायक होते हैं। और हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।